नमस्कार दोस्तों। भाई और भाई भी जुड़ जाते हैं, लाइव हैं। एक अभी अभी मुद्दा क्या है यार, एक मेरे पास में फोन आया पंजाब से। डब्लू मेरे ख्याल में वारंट ऑफिसर है फतेहगढ़ साहिब से। जीशु साहब हैं भाई, बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने एक। क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में वो उनकी जो गल हुई मेरे साथ में उनकी मैं शेयर करूं आपके साथ में। सैनिक भाइयों, आज सबसे पहले तो 26 जुलाई है और 25वीं वर्षगांठ, सिल्वर जुबली, करगिल विजय दिवस की। और आज हमने उन वीर अमर शहीद, उन रणबांकुरों को आज याद करना चाहिए जिन्होंने भारत मां और इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए हंसी हंसी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 527 भारत मां के जो वीर सपूत हैं, आज हम सब प्रभु परमात्मा से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवारों को प्रणाम करते हैं, वीर नारियों को प्रणाम करते हैं। उनका जो हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम एक सैनिक हैं। और तो आपने पता ही है कि एक सैनिक ही महसूस कर सकता है जब किसी परिवार से कोई व्यक्ति खालिस्तान छोड़ के चला जाता है तो सिर्फ उसकी फोटो दीवार पे रह जाती है और जिंदगी भर बस उस फोटो को देखता रहता है। और मैं उन माओं के बारे में तो क्या कहूं कि आज भी वो दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगाए हुए बैठी होंगी, कब उनका बेटा छुट्टी आ जाए। प्रणाम है ऐसे वीरों को। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करगिल युद्ध स्मारक पे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा मनोबल बढ़ाने वाला माननीय प्रधानमंत्री का। मैं प्रधानमंत्री से और भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर उन तक मेरी आवाज चली जाए, पहुंच जाए, कि बहुत ही अच्छा है कि आप युद्ध स्मारक पे जा रहे हो, सैनिकों से मिल रहे हो, आप कुछ समय निकाल लो और उन परिवारों से भी मिलो जो 1962, 65, 71 करगिल अनेकों ऑपरेशनों में भारत मां की रक्षा के लिए अपने बेटों को न्यौछावर कर दिया। उन परिवारों से भी मिलो, उनसे पूछो वो किस तकलीफ में है, कैसे उनका रहन सहन हो रहा है। और साथ में उन लाखों दिव्यांग सैनिकों से भी मिलो जो भारत देश की रक्षा करते हुए जिनको चोटें आई हैं, घायल हुए हैं, किसी का हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं। उनसे भी 2 मिनट बात करो दिल्ली में बैठ के, पता लगे कि वो सैनिक किस तरह से रह रहे हैं। क्योंकि वो विकलांग कोई जन्म से नहीं हुए या कोई घर का काम करते हुए नहीं हुए या कोई दूध की थैली दुकान से लेके आ रहे हैं तो उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई, ये नहीं हुए, या खेती का काम करते हुए विकलांग नहीं हुए। वो भारत मां की रक्षा करते हुए विकलांग हुए। और मैं आज ये भी कहना चाह रहा हूं, बड़ा दुख होता है कि सलामी देने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, पर
सालों से, और मैं तो कहूंगा 75 सालों से जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, कभी भी इन पूर्व सैनिकों से, इन विकलांग सैनिकों से बैठ के 2 मिनट बात नहीं करी कि इनकी तकलीफ क्या है, क्या आ रही। सैनिक भाइयों, जो टाइटल है कि मोदी सरकार देगी जेसीओ रैंक को झटका OROP 2 में, ये बिल्कुल सच है। कमेंट करके बताना। बहुत सारी टेबल निकल रही OROP 3 की रिवीजन की, अपने अपने हिसाब से निकाल रहे, और ये जो टेबल निकाल रहे हैं ये ऑफिसर निकाल रहे हैं। कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, तो कोई मेजर जनरल है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, और वो ऑफिसर हेड संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, पूर्व सैनिकों के अध्यक्ष में टेबल निकाल रहे हैं। उसमें सिपाही से हवलदार की वो जो पेंशन बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं 1600 रुपये से लेके 3200 रुपये। तो हवलदार के बाद में जो रैंक आता है वो आता है नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेडी। उनकी वो कोई भी पेंशन बढ़ोतरी नहीं दिखा रहे उनकी टेबल में, मतलब वो खाना ही नहीं है। आप लोगों के पास में ही पूछी होंगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आजकल तो सारी जगह 2 मिनट में चली जाती हैं। वो सीधे या तो मेजर की बताते हैं, या लेफ्टिनेंट कर्नल की बताते हैं, कर्नल की बताते हैं। और ऐसी जो टेबल निकल रही है, तो एक बात तो सिंपल सी हो गई कि जेसीओ रैंक को पेंशन बढ़ोतरी में झटका लगेगा। अब मेरे पास में जो फोन आया वारंट ऑफिसर है फतेहगढ़ साहिब से, जेसीओ रैंक, उसने कहा मेरे को कि कपिल भाई, सच्चाई में जो जेसीओ रैंक की जो पेंशन में विसंगतियां हैं, उसका कारण सरकार नहीं है, और ना ही रिटायर्ड ऑफिसर उसका कारण है। उसके कारण है हम, जो खुद हम जेसीओज हैं। नुला पूरे भारत में नजर दौड़ा तू कि जितनी भी संस्थाएं हैं 28 लाख पूर्व सैनिकों की, उनके अध्यक्ष कौन है? मां सर जेसीओज हैं, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरेडी हैं। नुला फिर भाई, जब इनके पीछे 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, 32 लाख पूर्व सैनिक हैं, तो ये अपनी आवाज क्यों नहीं निकालते? बात तो ठीक है मां, मैं तो मां बार बार यही बात कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं, और बुरा भी मान जाते हैं बहुत सारे जेसीओ साहिबान। पर अब ये जेसीओ साहिबान यही बात कहते हैं, JW नलिन तलवार यही बात कहते हैं, बहुत सारे जेसीओ साहिबान हैं, वो बिल्कुल यही बात कहते हैं कि अगर किसी ने गलत किया तो हमने खुद ने किया। दोस्तों, 0.001% जो जेसीओज, मतलब जितनी भी संस्थाओं के 99.99% जेसीओज उन्हीं संस्थाओं में जुड़े हुए, और उन जेसीओजों के भी प्रधान कौन है? जेसीओ जी हैं। जेसीओजों के प्रधान कौन है? जेसीओ जी। अब ये जो प्रधान है पूरे देश में, जो जेसीओ रैंक के, आप देखना एक बार नजर घुमा के, ये सब के सब हाउसिंग सोसाइटी के अंकल हैं, मतलब शहरों के अंदर रहने वाले हैं, और ये आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत हैं। शहर में वही रहेगा जिसके बच्चे कामयाब हैं, जो अच्छी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बच्चों की जो बहुएं हैं वो सर्विस कर रही हैं, तभी तो शहर में जाएगा। एक जेसीओज अपनी पेंशन के बलबूते पे शहर में नहीं रह सकता, ये सबको मालूम है। भाई 30,000 रुपया पेंशन लेता है, तो गांव से बाहर कौन जाएगा? जिसके बच्चे कामयाब हो गए, और जिसके बच्चे कामयाब हो गए वो जेसीओ अच्छी खासी गाड़ी रखेगा, अच्छे खासे सफेद कुर्ते पजामे पहनेगा, और पूर्व सैनिकों के प्रधान बन जाएगा वो बैठ के। और वहीं से वो प्रधान बनने के बाद में आप पूरे देश में देखते होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे, फेसबुक पे देखते होंगे, ये प्रधान आए दिन कोई ना कोई फोटो डालते रहते हैं कि आज हम फलाने
एमएलए से मिले, विधायक से मिले, आज हम सांसद से मिले, आज हम इस चीज पे गए, 3-4 तिरछी टोपी लगा लेंगे, टाई बांध लेंगे, ये बांध लेंगे। आप फोटो तो इनके मिल गई, कभी उसके नीचे कभी लिखा हुआ आपने देखा कि ये पूर्व सैनिकों की मांगों को लेके मिले? कभी नहीं। तो ये मिल क्यों रहे हैं? यहां भी एक सबसे बड़ा सवाल का प्रश्न उठता है। ये इतने तेज तराट हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने जो पूर्व सैनिकों की स्ट्रेंथ को नेताजी को दिखाते हैं कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50,000 पूर्व सैनिकों की स्ट्रेंथ और मेरे साथ में, अगर आप मेरे बच्चे को इंस्पेक्टर भर्ती करवा दोगे या प्राइवेट जॉब में, हमारी बहू है उसने भाई एमए कर रखी है, सीटेट के टेस्ट कर रखे हैं, अध्यापक लगवा दो गेजेटेड उसमें, तो ये वहां से हमारा फायदा उठाते हैं स्टैंड दिखा के। और यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, और यही प्रॉब्लम ऑफिसर हेड जो संस्थाएं हैं उनमें है। आप जो ऑफिसर देखोगे, जो भी किसी संस्था के अंदर वन रैंक वन पेंशन का की रैली हुई, रेवाड़ी रैली, उसमें ऑफिसरों ने क्या करा, हमारे को नीचे बिठा दिया, और ओआरओपी की जो मांग थी वो तो ठीक थी, उसके बाद में उनमें से ज्यादातर की मांग क्या थी, राज्यपाल बना दो, सांसद बना दो। वो बने भी, राज्यपाल भी बने, सांसद भी बने, बहुत सारों को चेयरमैन नहीं मिली, बहुत सारों को टोल प्लाजा के ठेके ले गए, अंदरूनी खानते, बहुत कुछ हुआ। अब प्रॉब्लम बताओ कहां पे? मेरी बात का कमेंट करके जवाब देना, अगर दिल को लगे तो, आपकी दिल तक मेरी आवाज जाए तो। मैं मेरे गांव की बताता हूं। मेरे गांव में जेसीओ साहिबान भी है, सूबेदार मेजर भी है, ऑनरेडी भी है, जिनके मकान कच्चे हैं, और वो अपनी पेंशन से पूरा गुजारा कर रहे हैं, पूरे परिवार का। मेरे को मिलते हैं, मां साहब कुछ बढ़ोतरी आई? नूला कपिल भाई कुछ नहीं आई, नूला वही चल रहा है। मां साहब बहुत ज्यादा पेंशन ले रहे हो, 1-2 हजार रुपया बढ़ जाएगा था क्या, कोई वो थोड़ी हो जाएगा? पता है वो क्या कहता है? नूला नहीं यार कपिल भाई, बड़ा मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। अगर 500-700 हजार रुपया भी बढ़ता है ना हमारा, तो भाई बहुत बढ़िया कि अच्छी रोटी खा लेंगे हम भी। मतलब 500,000 रुपये भी। और ये जो मैंने जो बात कही है ना, ये गांव देहात में जो 99.99% जो गांव देहात में जो जेसीओज रहते हैं, ये उनकी है हकीकत, कि वो भी बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं। बस अगर उनकी पेंशन 2016 के बाद में बढ़ ही नहीं रही, और वो उम्मीद करके बैठे हैं कि यार हमारी पेंशन में भी 1000, 1500, 2000 रुपये का फायदा हो जाए, तो देखते हैं फिर अपने मकान का थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे, कुछ बच्चों को लगा देंगे, कुछ लड़की की भाई शादी कर दी, उसमें किसी से कर्जा ले लिया, खेती में नुकसान हो गया। मतलब बहुत अलग है सिस्टम। पर ये जो हाउसिंग सोसाइटी के अंकल है ना, जो शहरों में रहने वाले हैं, जो पूर्व सैनिकों के प्रधान है, मैं सिर्फ उनको कह रहा हूं, जो सिर्फ आपको शहरों में मिलेंगे और वही आपके प्रधान मिलेंगे। और आप उनके बैकग्राउंड में उनकी आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश करना, और जिसके मतलब कहते हैं ना, जिसके नीचे गाड़ी हो वो आदमी, और जिसकी जेब में पैसा वो आदमी कभी भी अपने वर्ग की मांगों के लिए संघर्ष नहीं करेगा, कभी भी जिंदगी में भी। संघर्ष वही करेगा जिसको अपने मान सम्मान और स्वाभिमान, आत्मसम्मान से प्यार है, न्याय से प्यार है, संघर्ष वही करेगा। अगर प्रॉब्लम है तो इन प्रधानों में प्रॉब्लम है। ये प्रधान हर महीने के पहले रविवार को, लास्ट रविवार को ये मीटिंग करेंगे, फालतू की बातें करेंगे और चाय पकौड़ा खा के अपने घर लौट जाएंगे। पर जो आएंगे पूर्व सैनिक, उनको ये नहीं बताएंगे कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी कैसे होगी,
इसके लिए हमने आवाज उठानी पड़ेगी। जो फतेहगढ़ साहिब पंजाब से जो फोन आया ना वारंट ऑफिसर का, बहुत निबला। एक दिन मैं भी ऐसा ही था कपिल भाई। अगर आज से मैं 2 साल पहले की बात करूं, और मैं जब से आप लोगों को देखने लगा, नायक हरपाल को, आपको, एक नलिन तलवार को, और एक हम उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट का मेरे ख्याल में जानते भी होंगे सुरजीत भाई, जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के युवा प्रधान है, तो उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट लगती मेरे ख्याल में फतेहगढ़ साहिब। निमला मैं जानता हूँ, वो नौजवान है और नायक साहब बहुत जोशीला भी है और बहुत समझदार भी है। निमला जब से मैंने आप लोगों के वीडियो देखे, उस दिन के बाद में मैं मीटिंग करता हूँ, और मीटिंग के अंदर ना चाय पकौड़े रखे जाते, अब कुछ भी नहीं रखे जाते। सिर्फ एक चीज कहता हूं मैं सबको कि अगर आपको अपने हक लेने हैं तो आप लोगों को हुंकार देनी पड़ेगी, आप लोगों को मांगना पड़ेगा, आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, और उसके लिए आप दिल्ली के लिए चलने के लिए तैयार रहना। ये है बात। और मैं, या मेरी बात का यकीन मानो या जो होंगे, मानना पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये पूरे भारतवर्ष के जेसो साहिबान मुट्ठी बन जाए ना कमेटियों वाले, तो रामलीला ग्राउंड है ना, रामलीला ग्राउंड वो छोटा पड़ जाएगा। ये 2 महीने के अंदर पूरे जेसो साहिबान 10 लाख पूर्व सैनिकों को रामलीला ग्राउंड में उतारने का दम रखते हैं, क्योंकि इनके साथ में गांव देहात के सब इनके साथ में जुड़े हुए। अगर आज मेरे गांव में आके कोई भी मेरा सूबेदार मेजर आके ये कहेगा ना, कपिल दिल्ली चलना, मैं साहब मेरे को काम था, बता दिया ना कल चलना है, तो मेरे दोबारा हिम्मत नहीं है ये कहने की कि मैं साहब नहीं जाऊंगा दिल्ली, मेरे को जाना पड़ेगा। क्योंकि सूबेदार साहब को फिर मैं, वो तो मेरा काम हो गया दिल्ली जाना, पर सूबेदार साहब तो मेरे लिए 10 बार मेरे आगे खड़े रहेंगे। कभी कोई गांव में काम है, कोई पंचायत का काम है, कभी कहीं कलेक्टर डीसी के पास में जाना है, कभी थाने के अंदर जाना है। तो ये सम्मान है, इस सम्मान को देखना पड़ेगा। पर हाँ, ये नहीं है कि आप किसी पे विश्वास कर लो, आप उस गोल टोपी वाले पे ही विश्वास कर लो, जयपुर वाले पे। वो तो पहले ही आप लोगों को धोखा दे के गया हुआ, पीठ में छुरा घोप के गया हुआ। 4 दौरे की मीटिंग करी जुलाई अगस्त में 2023 में, जबकि उसको लीडर बनाया था। और एक लीडर की कट होता है एक लीडर में कि जब तक अधिकार हक नहीं मिलेंगे, जब तक मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। वो पहले ही बेच गया आप लोगों को। कोट टाई वाले हैं, पूरे दिन बरगलाएंगे। मैं सिर्फ कोट टाई और इन गोल टोपी वालों की बोल रहा हूं, सबके लिए नहीं। इनसे बच के ही रहना है। ये तो 2 मिनट में वो खन्नी में चूना नहीं लगाते, खन्नी में चूना लगा देंगे 2 मिनट में। इतना तो मैंने 10 साल में एक चीज देखी है। 10 साल में मैंने दूसरा काम नहीं किया है आज तक। जब से मेरे रिटायरमेंट आया हूं, मैं इस समाज के अंदर हूं। ना मैं नौकरी करता, ना मैं खेती करता, ना मैं भैंस पालता, बस यही। तो 24 घंटे में इतना तो मेरा तजुर्बा बना है कि जो कोट टाई पहनते हैं, जो ये लगाते हैं, इनसे हमेशा सावधान रहना, गोल टोपी वालों से। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, आपके ये खुद आपकी डिस्ट्रिक्ट में बैठे होंगे, अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठे होंगे। आप खुद इनको चेक कर लेना, खुद इनके बैकग्राउंड में देख लेना क्या करते हैं। प्रधान जवानों के हकों की बात नहीं करती ये। इस चीज में भी आप मेरी हां भरोगे और कहोगे कपिल भाई बिल्कुल आपने सही बोला। लीग है, बहुत सारी एसोसिएशन है, इनके प्रधान कौन है? जेसो साहिबानी है। जैसे ही सीएसडी कैंटीन में मैनेजर चेंज हो जाएगा या पोल क्लिनिक में ओआईसी चेंज हो गया, अगले दिन या 2 दिन के बाद में ये 3-4 की टीम जाएगी, पानी और तौलिया लेके, पानी और तौलिया मार के आएंगे खूब, और साथ में पसंता पत्थर दियाएंगे। बहुत बढ़िया साहब, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया, आपने ये कर दिया।
ये आप अपनी डिस्ट्रिक्टों में देख लेना पूरे देश में, और फिर आप इनको देखोगे सीएसडी के पिछले दरवाजे से 2 बैगों को उठाए हुए सामान का, कि सामान सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले पिछले दरवाजे से ही अंदर घुसे मिलेंगे। ये इतने चालाक हैं, जबकि इनका असल में इनका धर्म क्या बोलता है, क्योंकि ये एक एसोसिएशन के प्रधान है, कि किसी को पानी नहीं मारना है, किसी को प्रसन्नता पत्र नहीं देना, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे। और अगर कैंटीन में जाते हो, कहीं पोल क्लिनिक में जाते हो, तो कैंटीन में ये देखना पानी की क्या समस्या है, बैठने की क्या है, गर्मी के अंदर कूलर लगे हैं नहीं लगे हैं, किस हिसाब से सामान दे रहे हैं, कितने दिन में खत्म हो रहा है, सामान ज्यादा क्यों नहीं आ रहा। ये होता है कि नहीं साहब, आप यहां बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी, और आप पैसा कूटने लग रहे हो, 70-70, 80-80 हजार रुपया ले रहे हो, तो फ्री फंड के थोड़ी ले रहे हो 70-80 हजार रुपया। हम सामान खरीद रहे हैं और उसमें से हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं। पोल क्लिनिक में वहां बैठने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, कूलर का इंतजाम, कोई पूर्व सैनिक को तकलीफ तो नहीं है। रेफरल में तो कोई तकलीफ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर खाना खोना ठीक मिल रहा है, इलाज ठीक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो अपने लिख कर उसको दे दो भाई। ये कर्तव्य है अगर प्रधान बने तो। बाकी देखो, बाकी जो सदस्य होते हैं वो अपने घर में बैठते हैं, पर अगर जो प्रधान बना है, जिसने पगड़ी पहनी है सिर के ऊपर, तो उसका कर्तव्य है कि वो अपनी जेब से पैसा फूके, बाइक पे, गाड़ी में, कभी जो भी वेलफेयर के काम होते हैं पूरे समाज के लिए, उनको थोड़ी थोड़ी टाइट करता रहे। डीपीडीओ में चला जाए, कभी कभी जिला सैनिक कल्याण विभाग में चला जाए, कि भाई जो भी हमारे पूर्व सैनिकों के लिए राज्य सरकारों की क्या क्या वेलफेयर है, तो इनके पूरे बोर्ड लगाओ, जो भी आदमी आएगा वो पढ़ेगा। आज देख लो, वेलफेयर तो बहुत है राज्य सरकारों की तरफ से, पर आपको जिला सैनिक बोर्ड में, कल्याण विभाग में कभी बोर्ड नहीं लगा पाएगा। तो आम पूर्व सैनिक को पता कैसे लगेगा क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं। ये है। ORP 3 में बड़ा झटका लगेगा। इसमें मैंने ये पिछली लाइन में ये डाल दिया कि जवानों को खुशी, कोई खुशी नहीं है जवानों की। जवानों का जो अधिकार है ना, जो पेंशन उनकी बढ़नी चाहिए, उतनी नहीं बढ़ रही, क्योंकि जवानों को ये नजरअंदाज नहीं करेंगे, देंगे, पर ये 100 रुपया नहीं देंगे। ये जो हमारा 100 रुपया बनता है उसका सिर्फ ये देंगे 55 या 45%, मतलब 45 रुपया या 55 रुपया देंगे, बस ये। और टेबल आप लोगों के सामने आगे, मोदी सरकार ये झटका देगी, और झटका ये सरकार नहीं दे रही, ये झटका जो प्रधान है ना पूरे देश में, ये उनकी वजह से लग रहा है। मैं सीधी सी बात कहूं, कोई भाई बुरा माने या नहीं माने तो मानता रहेगा, क्योंकि कहते हैं वो हमारा गांव है, गांव के पास में बहुत बड़ा गांव है, छारा गांव जज्जर में, तो वहाँ ऑनरेडी कैप्टन जीत साहब है। तो वो पता है एक बात बोलता है, कपिल भाई जितना कड़वी दवाई का डोज देगा ना, उतनी जल्दी जवानों की मांग पूरी होंगी। और सच्चाई बोलता रहना। और खासकर भाई जो मैं हूं ना, जो जिस रैंक से हूं मैं, हमारे वालों को अगर तने उठा दिया, जगा दिया, और इन्होंने ऐसे बोल दिया ना जंतर मंतर पे जाके कि न्याय चाहिए, तो भाई तुम्हारा न्याय कोई नहीं रोक सकता। ये ग्राउंड की चीजें बहुत ही कम, और संघर्ष के बारे में बहुत ही कम हमारे जेशो साहिबान को पता होगा। और जिसको पता होगा वो हमेशा यही कहेगा कि जेशो साहिबान बस आगे आ जाओ। और वो जेशो साहिबान आओ जो हाउसिंग सोसाइटी के नहीं हो, जो गोल टोपी वाले नहीं हो, बेल्ट वाले नहीं हो, टोपी वाले ये नहीं। तो भाई यही चीज थी। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर किसी भाई ने बुरा लगा हो तो फिर भी, पर बुरे वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी प्यार से था, दिल से था। मैंने तो पूछा है, अगर मैं गलत हूं तो भाई देना मेरा इस बात का जवाब। क्योंकि देख, मैंने तो गाड़ी रोक रखी थी, मैं तो चंडीगढ़ जा रहा था, फिर हाईवे पे रोक रखी थी। अभी जब साहब का फोन आया तो चलो माँ, इतने गाड़ी भी 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। और क्योंकि थोड़ा साहब टाइम चंडीगढ़ पूछने में जरूरी था मेरे, सुबह सुबह निकलना। तो भाई नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और फिर मैं
शहीद जवानों को प्रणाम करता हूँ। शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे।